बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान गर्म है और अब इसे और तेज करने के लिए पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं बंगाल। आज सुबह 11 बजे पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली होगी। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। बंगाल के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की आज असम के करीमगंज में भी एक रैली है। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। आपको बता दें, पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। अजान पर ऐतराज जताने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति का विरोध शुरू हो गया। उन्होंने 3 मार्च को प्रयागराज के जिलाधिकारी को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी थी और शिकायत की थी कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। और जैसे ही ये बात सामने आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन छात्रों ने कुलपति संगीता श्रीवास्तव की अजान की वजह से नींद टूटने वाली बात पर आपत्ति जताई और उनका पुतला फूंका। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और जैसे ही प्रदर्शन करने वाले छात्र बवाल बढ़ाने के मूड में दिखे, पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंच गए। हालांकि इससे पहले इन छात्रों ने काफी हंगामा किया और उन्होंने नारे लगाते हुए कुलपति का पुतला जलाया। ये पूरा हंगामा उस समय हुआ जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव प्रयागराज में नहीं है। वो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है और 15 मार्च से छुट्टी पर है। वाइस चांसलर इन दिनों गुजरात में है। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है और जो अधिकारी हैं इस मामले में बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बारे में उनके घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी ने मीडिया से बात की। हम लोग तो ड्यूटी पर रहते हैं और मैडम देर रात तक जगती हैं, तो सुबह में अचानक इतना तेज आवाज आती है तो डिस्टर्बेंस होती है। संगीता श्रीवास्तव ने अपनी चिट्ठी प्रयागराज के जिलाधिकारी के अलावा कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी है, जिसके बाद इस मुद्दे पर जबानी जंग भी छिड़ गई। मुस्लिम धर्मगुरु तो खुलकर संगीता श्रीवास्तव के खिलाफ मैदान में आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने साजिश के तहत चिट्ठी लिखी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। जबकि बीजेपी संगीता श्रीवास्तव के साथ खड़ी नजर आई। संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। चिट्ठी पर छिड़ी बहस के बीच इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा। इससे पहले गायक सोनू निगम ने भी जब अजान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कही थी तो खूब हंगामा हुआ था। और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की चिट्ठी पर कोहराम मच गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने एक कमेटी भी बनाई है। अपनी चिट्ठी में संगीता श्रीवास्तव ने लिखा कि रोज सुबह करीब 5:30 बजे उनके घर के पास की मस्जिद में होने वाली अजान की आवाज से उनकी नींद टूट जाती है। यही नहीं, संगीता श्रीवास्तव ने यह भी लिखा कि नींद में खलल पड़ने से उनके सिर में दिन भर दर्द रहता है और कामकाज पर असर पड़ता है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने उस कहावत का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे शख्स की नाक शुरू होती है। उन्होंने 15 मई 2020 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को आधार बनाकर शिकायत की जिसमें कहा गया था कि अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जरूरी नहीं। हालांकि अपने खत में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है और सुझाव दिया कि मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर के बिना भी हो सकती। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंचने के बाद कुलपति के घर के पास वाली मस्जिद की कमेटी ने लाउडस्पीकर की दिशा बदल दी। साथ ही दावा किया गया कि उनकी आवाज भी धीमी कर दी गई। उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय ने भाग लिया। बैठक में बचे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। वहीं इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 4 और उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। आपको बता दें, बरुईपुर पूर्वा से चंदन मंडल, फाल्टा से विधान परुई, उलुबेरिया दक्षिण से पापिया अधिकारी, तो वहीं जगत बल्लभपुर से अनुपम घोष को टिकट मिली है। एनसीटी एक्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया है जिसके पास होने पर दिल्ली में उपराज्यपाल की ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को वहां से खदेड़ दिया। सामने आई एक तस्वीर में तो पुलिस एक कार्यकर्ता को डंडे से पीटती दिखी। एनसीटी एक्ट का विरोध सड़क पर ही नहीं, संसद में भी नजर आया। आम आदमी पार्टी के सांसद संसद परिसर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन सांसदों ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से एक सरकार चुनी है, उस सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? जवाब में बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और एनसीटी एक्ट में संशोधन को दिल्ली के लिए बेहद जरूरी ठहरा दिया। दिल्ली की जनता ने सिर्फ आपको नहीं चुना, हमें भी चुना है और सबको अपने काम करने के लिए ही चुना है, ना कि अनार्की फैलाने के लिए। एक दिन पहले भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, जिसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता भी पहुंचे, जिन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी अपील की गई। जनता ने 70 में से 65 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया। एक्ट पर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार निशाना साधा और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और पोस्टर लिए नजर आए, जिनके जरिए केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र की कठपुतली बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज 50 दिन बाद याद आई है कि दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास कल रात सिलसिलेवार बम धमाके हुए। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांसद अर्जुन सिंह ने भी बम हमले की पुष्टि की है, तो वहीं बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता थे। अर्जुन सिंह ने कहा कि आज वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। बार बार बोलने के बावजूद भी पुलिस को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आज 10 दिन से इस तरह से आर्म्स एमुनेशन लेके घूम रहे हैं, सब अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बिना मतलब का निरीह लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को भी हमने जनाया था। आज हमने देखा कम से कम 15 से 16 जगह बम चला है। पुलिस का ये भी सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा है सब। टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। यमन के हज्जा प्रांत में कब्जा करके बैठे हुती विद्रोहियों और सेना के बीच जंग तेज हो गई। यमन में करीब 6 साल पहले शुरू हुए गृह युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ चुकी है, लेकिन यमन पर राज करने के लिए लड़ी जा रही ये खूनी जंग अब भी जारी है, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो हज्जा प्रांत से सामने आया, जिसमें इलाके से हुती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए सेना के लड़ाके पूरे एक्शन में नजर आए। सेना की तरफ से ऐसी धुआंधार फायरिंग की गई कि जिस वीरान इलाके में सन्नाटा पसरा था वो गोलियों की गूंज से बुरी तरह कांप उठा। हूथी विद्रोहियों को चारों खाने चित्त करने के लिए सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आईं और सिर्फ गोलियां ही नहीं बल्कि भारी भरकम गोले भी जमकर दागे गए। बताया गया कि सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और कई दर्जन हुती मारे गए।
सेना के एक्शन की वजह से कई बड़े बड़े इलाके भी विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिए गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें ममता बनर्जी ने वादों की झड़ी लगा दी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि टीएमसी ने चुनाव जीतने पर छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 12,000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया। बेरोजगारी पर भी घोषणा पत्र से बात की गई और 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई। केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जवाब में टीएमसी ने चुनाव जीतने पर किसानों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। इसके अलावा विधवा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देने का भी वादा किया गया। घोषणा पत्र में दावा किया गया कि चुनाव जीतने पर टीएमसी बंगाल में 25 लाख नए घर बनवाए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी की उम्मीदवार साइनी घोष का रानीगंज इलाके में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान लोगों ने उनके खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए, जिसकी वजह से वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के लोगों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर यह पूरा मामला शांत करवाया। टीएमसी उम्मीदवार साइनी घोष के वहां जाने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने उस मंदिर की धुलाई और सफाई की जहां उन्होंने पूजा की थी। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हल्ला बोल दिया। राज्य में रेप की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बीजेपी ने राजधानी जयपुर में एक रैली निकाली, जिसमें पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पोस्टरों और तख्तियों के जरिए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ बीजेपी ने आज हल्ला बोल दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं और जयपुर के अंदर मार्च निकाल रहे हैं। बीजेपी की यह रैली कई इलाकों से होते हुए जिला कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी इस मार्च में शामिल हुई। राजस्थान जो शौर्य के लिए माना जाता था, आज अपराध में नंबर 1 है। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर का एक ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अवैध कब्जों पर कार्रवाई के विरोध में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। यह हंगामा तब हुआ जब प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इलाके में कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन वहां एक शख्स ने खुद पर केरोसिन का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे वक्त रहते पुलिस ने रोक लिया। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन तभी उसने किसी नुकीली धातु से खुद पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस वालों की मुस्तैदी से उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। उसकी ये हरकत देखकर वहां खड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की। बहुत देर तक जमीन पर गिरे हुए उस आदमी से पुलिस वाले जद्दोजहद करते रहे। बाद में पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया और इलाके में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज होगी। राज्य में शराबबंदी लागू है और सरकार इस नियम का कड़ाई से पालन करने का दावा भी करती है, लेकिन जब पुलिस और आबकारी विभाग की एक टीम ने छपरा में मौजूद एक मकान में छापा मारा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उस मकान में चूल्हे पर अवैध शराब को बनाया जा रहा था। वहां प्लास्टिक के कुछ बर्तन भी रखे मिले जिनमें उसे भरा जाना था। जिन बर्तनों में पहले से शराब भरी थी उसे फर्श पर बिखेर दिया गया। ये सब केवल मकान तक सीमित नहीं था। पुलिस वालों और आबकारी विभाग के कर्मचारियों के उसके बाहर भी कुछ डिब्बों में अवैध शराब भरी मिली, जिसे उन्होंने गिरा दिया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो पूरे उसको भट्टी को नष्ट किया गया है। जमुई में तो अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुछ लोगों पर आबकारी विभाग के कर्मचारियों और पुलिस वालों पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान मारपीट करने का आरोप लगा। इस हमले में आबकारी विभाग का एक कर्मचारी जख्मी हो गया। हाथापाई में उसके कपड़े तक फट गए। उन्होंने हाथापाई किया है। इसमें जो मुख्य गाड़ी चालक हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। मारपीट के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दर्द से कराहता दिखा। यूपी के मेरठ में नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामे के बीच मेयर गुस्से में सदन से चली गई। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग इलाकों की समस्याओं पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन मेरठ नगर निगम की मेयर सुनीता वर्मा ने उनकी मांग को ठुकराकर बजट पर चर्चा करने की बात कही। इस बात से नाराज बीजेपी पार्षद उनकी कुर्सी के पास आ गए और हंगामा करने लगे।
मेयर की कुर्सी के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुनीता वर्मा ने जो माइक अपने हाथ में पकड़ा था, उन्होंने पहले तो उसे जोर से मेज पर पटका और फिर उसे फेंक दिया। उनकी इस हरकत की वजह से मेज के दूसरी तरफ बैठे पार्षदों को चोट लगते लगते बची। हालांकि सुनीता वर्मा के जाते ही सदन में हंगामा तेज हो गया। इस हंगामे की वजह से सदन में कुछ देर के लिए धक्का मुक्की के हालात भी बन गए। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना सीजफायर समझौते की आड़ में भारत के खिलाफ साजिश रच रही। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के मकसद से POK में मौजूद आतंकी संगठन धड़ल्ले से आतंकियों की भर्ती में जुटे। सूत्रों के मुताबिक ISI इस काम के लिए वहां मदरसों के मौलवियों पर दबाव बना रही है, जो 17 से 24 साल की उम्र के लड़कों को आतंक की राह पर लाने में दिन रात जुटे। जबकि खबर है कि पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले से भी युवाओं को मोटे वेतन का लालच देकर आतंकी संगठन में शामिल कराया गया। बताया गया कि इस साजिश का जिम्मा जनरल बाजवा के करीबी रहे पूर्व ब्रिगेडियर रशीद सुल्तान को सौंपा गया। इंडिया लेजेंड्स की टीम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 12 रनों से हरा दिया। इंडिया लेजेंड्स ने पहले खेलते हुए 218 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम 206 रन ही बना सकी। दरअसल वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पारी शुरू होते ही वेस्ट इंडीज का फैसला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देने लगा। सहवाग और सचिन ने शानदार शुरुआत की। बीच के ओवरों में यूसुफ पठान ने भी तेजी से रन बनाए। वहीं आखिर के ओवरों में युवराज एक बार फिर सिक्सर सिंह वाली भूमिका में भी नजर आए। हालांकि वेस्टइंडीज की शुरुआत भी आक्रामक रही, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी वेस्टइंडीज की टीम मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। अमेरिका के ओंटारियो से सांसें थाम कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक मकान में ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिससे न सिर्फ वो तिनकों में तब्दील हो गया, बल्कि दुख की बात यह रही कि इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। बताया गया कि उस मकान में चोरी छिपे बड़े पैमाने पर पटाखे रखे थे और उन्हीं में आग लग गई। और उसके बाद जो खौफनाक मंजर सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा मकान धमाके से उड़ गया। एक और तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, जो फटने के बाद लपटें, चिंगारियां और धुआं उगल रहा हो। इस ताकतवर धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया, जबकि काफी दूरी पर मौजूद मकानों के भी शीशे तोड़ दिए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड और कई रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया। Without knowing exactly what was in there, but due to the large explosion, we be at minimum investigating a felony. धमाके में उस मकान की छत उड़ गई और सिर्फ ढांचा ही बाकी रह गया। उसके आसपास का इलाका भी खड्डर में बदल गया। मकान और उसके आसपास की इमारतों से लपटें और धुआं उठता दिखा, जिनसे निपटने के लिए वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी थी। यूपी के बागपत में भूमाफिया के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत प्रशासन कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। इस बार प्रशासन उन इलाकों को चुना है जहां नक्शा पास करवाए बिना निर्माण शुरू किया गया और उन इलाकों में पूरी कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। खुदाई करने वाली मशीनों के साथ पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पहुंचते ही अवैध निर्माण पर सरकारी हथौड़ा चला दिया। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई में अवैध इमारतों या उन इमारतों को गिराया जाता है जो काफी हद तक बनकर तैयार हो चुकी हो, लेकिन इस बार प्रशासन ने वक्त रहते ही कार्रवाई कर दी और कई ऐसे निर्माण भी गिराए जो कुछ दिन पहले ही बनने शुरू हुए थे। जो भी कॉलोनी अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में नियम और प्रक्रिया का पालन करके ही अपना करें। प्रशासन की तरफ से लोगों से भी अपील की गई कि वो किसी भी इलाके में मकान या जमीन खरीदने से पहले उसके नक्शे की पड़ताल कर लें।